हाय गाइस, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं विंडोज सर्वर की सीरीज। तो इस सीरीज में करीब 8 से 10 वीडियोस बनेंगी। उसमें हम सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डोमेन कैसे बनाते हैं, फॉरेस्ट या चाइल्ड डोमेन क्या होता है, ग्रुप पॉलिसीज क्या होती हैं और हम पॉलिसीज कैसे लगाते हैं और भी सर्वर के जो भी फीचर्स होते हैं उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि विंडोज सर्वर के लिए डेडिकेटेड सर्वर कौन से होते हैं, क्योंकि आप विंडोज सर्वर को अगर इंस्टॉल करने जाओगे किसी भी सिस्टम में तो वो तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो जिसको यूटिलाइजेशन है वो आप ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो इनके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर ही होता है। तो ये सर्वर दिखते कैसे हैं, इनमें बीएमसी क्या होती है, कंट्रोलर क्या होता है, रेड क्या होती है, तो आज हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी जो सर्वर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है Lenovo HT550। सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आपको HP में भी मिल जाएगी और डेल में भी मिल जाएगी, बस उसका नाम अलग अलग हो जाता है। और अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो मेरा जो सर्वर है वो अभी चल रहा है प्रोडक्शन में, तो मैं उसको आपको खोल के नहीं दिखा सकता। बाकी मैं ओवरव्यू आपको सारा का सारा दिखा दूंगा। तो ये सर्वर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इसमें आप करीब करीब 16 हार्ड डिस्क लगा सकते हो अपनी सैस के लिए। उसके बाद आपके पास 2 पोर्ट मिल जाते हैं आपको लैन कार्ड के लिए, और आपको एक पोर्ट मिल जाता है बीएमसी। लेकिन ये लैन के लिए नहीं होता, ये बीएमसी कंट्रोल के लिए होता है। बीएमसी कंट्रोल जैसे लोकल सिस्टम में जैसे बायोस होता है, तो इसके लिए एक प्रॉपर लैन लगती है। लैन में हम आईपी डालते हैं और इसका हम बीएमसी कंट्रोल कर लेते हैं सर्वर का। तो हमें अगर कुछ काम करना हुआ सर्वर पे तो हमें सर्वर के पास नहीं जाना पड़ता, वो इजिली हम घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 2 सीपीयू लगा सकते हो, 4 कोर, 8 कोर, 12 कोर या 16 कोर के, और इसमें आप 12 रैम लगा सकते हो 64 जीबी की। तो ये करीब 700 कुछ जीबी बनता है अगर आप पूरी रैम लगा दोगे इसमें। तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा खोलने पे। उसके बाद अगर आपको कुछ इसमें अपग्रेड कराना है तो वो आप इजिली करा सकते हो। और ये टोटल जो आपको सर्वर का कॉस्ट बैठता है, अगर आप फुल्ली अपग्रेड लोगे तो वो करीब बैठ जाएगा आपको करीब 10 से 11 लाख रुपए, इतना आता है। तो जब भी हम एक नया सर्वर परचेज करते हैं तो जैसे हम उसको बूट कराते हैं तो उसमें ओएस नहीं होता, उसमें सिर्फ बीएमसी होता है। और जैसे ही वो ऑन होता है वो आपको बोलता है आईपी डालने के लिए और कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद वो वाली आईपी हमें अपने क्रोम ब्राउजर में डालनी पड़ती है। तो ये जो आप अभी देख रहे हो कुछ ऐसा आ जाता है आपके पास। तो हमें अपना जस्ट यूजर नेम पासवर्ड डालना है, इसको बोलते हैं बीएमसी। अगर आप एचपी का सर्वर लोगे तो यही चीज इसमें हो जाएगी ILO, और अगर आप डेल का सर्वर लोगे तो उसमें ये हो जाएगा ID रैक, और अगर आप लिनोवो का सर्वर लेते हो तो ये हो जाता है एक्स क्लैरिटी कंट्रोल। तो सेम आपको ऐसा ही मिलेगा सब सर्वर में। तो जस्ट हमें इसको आईडी और पासवर्ड डालना है। अब जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये सर्वर का बीएमसी इंटरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें होम मिल जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे सीपीयू मिल जाएगा, रैम मिल जाएगी। अब आपने जितने भी सीपीयू लगा रखे होंगे इसमें मिल जाएगा, और जो भी एरर्स होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सर्वर का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में हमारा जो सर्वर है वो बंद नहीं होना चाहिए। अब उसकी रैम खराब हो जाए तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, लेकिन सर्वर नहीं बंद होगा। आप रैम निकाल के लगा दो, चल जाएगा। उसके बाद हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितनी है, सीपीयू कितना है, और आपने लोकल स्टोरेज क्या लगा रखी है, सारा कुछ यहीं पे दिख जाएगा। जो भी अलर्ट होंगे आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो आप जो अभी देख रहे हो ये है इसका होम पैनल, तो कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा ये। उसके बाद अगर हम एक्टिव सिस्टम इवेंट की बात करें तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके इवेंट होंगे वो आपको दिख जाएंगे। और आप इस सर्वर में कहीं से भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ सर्वर से इंस्टॉल करना है, VMware इंस्टॉल करना है, तो आपको वहां फिजिकल जाके नहीं करना, आप कहीं से भी कर सकते हो। आपके पास ओएस हो ना हो, वो आप डाउनलोड करो, उसके इसमें इंपोर्ट करो, सारा कुछ हो जाएगा। तो हम एक एक करके इसके फीचर से देखेंगे। तो होम में आपको इतना सारा कुछ मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको अगर रिस्टार्ट करना है या एलईडी ऑन ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से इजिली कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इवेंट का सेक्शन। तो इवेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास आ जाता है इवेंट। जो भी इस हार्डवेयर के इवेंट होंगे वो कुछ भी हो, यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, जो भी आपके इवेंट होंगे। उसके बाद हमें मिल जाता है ऑडिट लॉग। तो सारा ऑडिट यहाँ पे सारा लॉग आपका मिल जाएगा, किसने कब इसको एक्सेस करा, किस सिस्टम से एक्सेस हुआ है, सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको मेंटेनेंस हिस्ट्री। अगर आपने कोई फर्मवेयर अपडेट करी है, हार्डवेयर लगाया है, तो उसकी रिपोर्ट ये इजिली देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अलर्ट। तो अगर आपने कोई भी सर्वर अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगर करा होता तो इसके जो भी अलर्ट है वो वहां तक पहुंच जाता। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। तो इन्वेंट्री में वो सारा कुछ आपके पास आ जाता है जो भी इसके हार्डवेयर में आपने लगा रखा है, वो चाहे मदरबोर्ड हो, सीपीयू हो, रैम हो और SMPS हो, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो आप इसमें 2 CPU लगा सकते हो। मेरे में एक लगा है क्योंकि इसका जो खर्च आता है वो काफी ज्यादा आता है।
अगर आप इस सर्वर को बनाने जाओगे फुल्ली तो ये करीब 10 से 11 लाख रुपए आपके लगेंगे। तो हमारे पास है 8 कोर का सीपीयू। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो आप 32 जीबी की रैम लगा सकते हो, ये 64 भी हो सकती है। तो आप इसमें 64 जीबी की 12 रैम्स लगा सकते हो इजिली। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये डिस्क दिखा देगा। मेरे में 0 इसलिए दिखा रही है क्योंकि मैंने इसको रेट नहीं बना रखा। अब रेट का खर्चा अलग से आता है तो वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आपने कितनी पावर सप्लाई इंस्टॉल कर रखी है उसमें ये दिखा देगा। पावर सप्लाई जैसे आपकी एक पावर सप्लाई बैठ गई तो दूसरी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में हम 2 पावर सप्लाई यूज करते हैं तो पावर सप्लाई की कॉस्ट अलग से होती है। उसके बाद तो फैन कितने होते हैं, यहाँ पे 3 फैन होते हैं तो हमने अभी 2 लगा रखा है, एक सीपीयू भी लगा नहीं है तो उसका फैन अभी बचा हुआ है। तो आप यहाँ थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पीसीआई एडाप्टर्स मिल जाएंगे कि आपके पीसीआई एडाप्टर्स में क्या है, वो चाहे साटा कंट्रोल हो, वो चाहे रेट कंट्रोल हो। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये सिस्टम बोर्ड दिखा देगा। उसके बाद अदर हार्डवेयर कुछ है तो वो दिखा देगा। और यहाँ पे इसमें सिस्टम फर्मवेयर कौन सी है वो भी यहाँ पे इजिली आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो यूटिलाइजेशन में आपको वो पता चल जाएगा जैसे कि टेम्परेचर क्या है सीपीयू का, और सीपीयू मेमोरी या फिर अदर्स जो भी आपने स्पेयर लगा रखा है पार्ट उसका यूज किया है तो यहाँ पे आपको इजिली दिख जाएगा। और यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखा देगा यूटिलाइजेशन में। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की जो है रिमोट कंसोल। अगर हम रिमोट कंसोल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है। अब हम यहाँ से, अब मान लो कि आपका ये सर्वर ब्लैंक है, इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ तो आपका सर्वर लगा है कहीं और, किसी और रूम में, और आप कहीं और रूम में बैठो। अगर आपको कुछ ओएस इंस्टॉल करना हुआ तो आपको वहां जाके पेन ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं है। हम उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने रिमोट कंसोल पे तो उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसा खुलेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर पे क्लिक करके हमें करना है लॉन्च रिमोट कंसोल। हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है और जो वहां पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो सारी स्क्रीन आपको यहीं दिख जाएगी। तो मैंने अभी डाल रखा है इसमें VMware इसकाजी, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर इसमें मान लो कुछ नहीं होता तो ये कुछ ऐसा ब्लैंक आता और जो इसका बायोस है वही दिखता। तो हमें जस्ट यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा कंसोल खुलता। अब यहाँ पे हमें करना है एक्टिवेट। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा सर्वर होता है या फिर जो भी हमें ओएस इंस्टॉल करना है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारा आईएसओ कौन सा है। तो हम आईएसओ पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और हम यहाँ से एक आईएसओ अपलोड करेंगे। आईएसओ अपलोड करने के बाद वो इजिली अपलोड होता और माउंट हो जाता। तो जैसे ही हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करते वो आईएसओ से बूट होता और जो हमारा सर्वर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता। तो ये होता है कि हम बिना गए भी अपना सर्वर को आप इंस्टॉल कर सकते हो यहीं से बैठ के। तो रिमोट कंसोल में आपको इतना कुछ मिल जाता है। और अगर हम बात करें फर्मवेयर अपडेट की तो यहाँ पे आपने जितने भी फर्मवेयर अपडेट करे होंगे सारा आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद अगर आपको कभी भी अगर आपको इसको दोबारा अपडेट करना हुआ तो हम यहाँ से जस्ट अपडेट फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है वो इजिली अपडेट हो जाएगा। बस आपको इसकी फर्मवेयर डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की सर्वर की, अब यहाँ पे मिल जाएगा एडाप्टर्स। एडाप्टर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा दिखा देगा, जितने भी आपके सर्वर में इथरनेट पोर्ट होंगे सारा यहीं पे दिखा देगा वो। तो हमारे केस में अभी 2 इथरनेट पोर्ट हैं तो ये 2 आ रहा है। अगर हम और लगा के रखते हो तो यहाँ पे इजिली आ जाता है सारा कुछ। उसके बाद अगर हम करें बूट ऑप्शंस की बात, अब मान लो कि अगर आपको कोई ओएस इंस्टॉल करना है और आपके पास आईएसओ नहीं है, उसकी पेन ड्राइव है, तो अगर आप पेन ड्राइव यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी, दिखा देगी। उसके बाद हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेन ड्राइव इसमें चली जाएगी। अब पेन ड्राइव इसमें जाने के बाद जब भी हम F2 करेंगे, F12 करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो हमें बूट मेनू में दिखा देगी हमें, और हम इसके थ्रू कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव से भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हो, सीडी ड्राइव से भी कर सकते हो, और आप डायरेक्टली आप आईएसओ अपलोड करके भी कर सकते हो। आईएसओ अपलोड करने के लिए हमें सर्वर के पास नहीं जाना होता। पेन ड्राइव लगाने के लिए, सीडी ड्राइव के लिए हमें सर्वर के पास जाना पड़ता है। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पावर सप्लाई की तो कुछ हमें ऐसा ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपने जितने भी एसएमपीएस लगाए होंगे वो सारे दिख जाएंगे, और आपका एसएमपीएस सिंगल है या मल्टीपल है तो यहाँ से भी इजिली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी एसएमपीएस आपका फेल होता है तो यहाँ पे N+N की टेक्नोलॉजी होती है, वो दूसरा वाला एक्टिव हो जाता है। बेसिकली दोनों ही एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको पावर रिस्टोर पॉलिसी मिल जाएगी। अब मान लो कि आपका सर्वर कभी चल रहा है, एक ही पावर सप्लाई पे चल रहा है, तो लाइट चली गई, अब दोबारा लाइट आती है तो वो ऑन ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं रिस्टोर का यूज। तो जैसे ही लाइट आती है हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली ही ऑन हो जाता है। तो ये आपको नॉर्मल पीसी में मिल जाएगा और सर्वर में आपको मिलता ही मिलता है।
और अगर हम रेड सेटअप की बात करें तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है रेड का कंट्रोलर। एक बेसिकली एक कार्ड आता है। तो बेसिकली कंट्रोलर जो होता है वो आपको ऐसा दिख जाएगा, ये होता है रेड का कंट्रोलर। मेरे सर्वर में कंट्रोलर तो है लेकिन मैं रेड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि रेड यूज करने के लिए हार्ड डिस्क का 2 गुना खर्चा आता है। तो वो डिस्कस हम थोड़ा सा आगे करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला कंट्रोलर लगाना पड़ेगा रेड कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसके बाद जो भी आपकी हार्ड डिस्क होगी वहां पे ये ऐसे दिख जाएंगी सारी की सारी, और हम इसको इजिली अपने मेंबर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे रेड कई प्रकार के होते हैं। तो अगर हम रेड की बात करें तो ये होता है 5 प्रकार का, लेकिन जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो होता है रेड 1 और रेड 5। अब हम यहाँ पे रेड 0 क्यों नहीं यूज करते? अब मान लो ये आपके पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। एक हार्ड डिस्क आपने इसमें ओएस भी डाल रखा है और डेटा भी डाल रखा है। अगर ये हार्ड डिस्क गई तो आपका ना ओएस बचा ना आपका डेटा बचा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रेड 1 का। अब रेड 1 में क्या होता है, अब आपके पास ये 2 हार्ड डिस्क होती हैं, इसका बैकअप इसमें होता है, इसका बैकअप इसमें होता है। तो ये दोनों हार्ड डिस्क जो होती हैं वो मिरर होती हैं इस केस में। और अगर हम बात करें रेड 1 में नुकसान के लिए, तो यहाँ पे हमारी जो हार्ड डिस्क की कॉस्टिंग होती है वो डबल हो जाती है, और जो हमें स्पेस मिलता है वो मिलता है सिंगल का, क्योंकि ये वाली जो हार्ड डिस्क होती है दूसरी वाली वो होता है इसका बैकअप मिरर के थ्रू। तो इसमें हमें फायदा तो मिलता है, आपकी जो भी हार्ड डिस्क अगर एक करप्ट हुई एक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, लेकिन आपकी कॉस्टिंग डबल हो जाएगी। अब रेड 5 का कॉर्पोरेट में बहुत यूज होता है, क्योंकि इसमें लगते हैं 3 हार्ड डिस्क। अगर हम रेड 1 यूज करेंगे तो उसमें 2 हार्ड डिस्क लगती हैं, 2 हार्ड डिस्क एज अ मिरर बनती हैं। लेकिन रेड 5 में जब ये 3 हार्ड डिस्क लगती हैं तो जो आपका डेटा होता है वो होता है 2 हार्ड डिस्क में, और एक आपकी जो हार्ड डिस्क हो जाती है वो बन जाती है पैरिटी। और ये पैरिटी जो बनती है किसी एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में नहीं होती, वो सारी हार्ड डिस्क का मिक्स होता है। अब आपकी अगर इन तीनों में से एक हार्ड डिस्क खराब भी हो गई तो आप जब दूसरी हार्ड डिस्क इंसर्ट करोगे तो इसकी जो पैरिटी होती है वो जो डेटा को फिर से रिस्टोर कर लेगी, क्योंकि इसका जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में फाइल की शक्ल में ना होकर वो ब्लॉक की शक्ल में होता है। तो पैरिटी को वो चीजें याद होती हैं कि मुझे रिस्टोर कहां से करना है। और इसमें अगर आपकी 2 हार्ड डिस्क खराब हो गई तो आपका डेटा गया। पैरिटी एक ही होती है, 2 हार्ड डिस्क खराब होगी तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा। तो अगर हम बात करें रेड 6 की तो उसमें लगती है आपको 4 हार्ड डिस्क, 2 हार्ड डिस्क में आपका डेटा होता है, 2 हार्ड डिस्क में पैरिटी होती है। एक हार्ड डिस्क आपकी खराब हो गई कोई बात नहीं, 2 हार्ड डिस्क आपकी खराब हो गई, आपका डेटा इजिली रिकवर हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेड 10 की तो ये जैसा रेड 1 होता है वैसे ही रेड 10 होता है। इसमें आपको यूज करना होता है 4 हार्ड डिस्क, और 4 हार्ड डिस्क का जो यूजेबल है वो सिर्फ 2 हार्ड डिस्क में होता है, क्योंकि जो आपकी 2 हार्ड डिस्क होती हैं वो सेम ही इसका मिरर होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। अब रेड कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें नीचे मिल जाता है इसका सर्वर प्रॉपर्टीज। तो आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट भरना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये बस ऐसा ही दिखेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं बीएमसी कॉन्फ़िगरेशन की। तो बीएमसी कॉन्फ़िगरेशन लिनोवो में इस बीएमसी को बोलते हैं क्लैरिटी कंट्रोलर, लेकिन अगर आप डेल यूज करते हो तो उसमें आपको मिलेगा आईडी रैक, और उसके बाद अगर आप एचपी यूज करते हो तो इसमें मिलेगा आपको ILO। तो ये सब बीएमसी का ही पार्ट होते हैं, बस नाम अलग अलग है। जैसे हमारा मैक ओएस हो गया, एंड्रॉइड ओएस हो गया, तो ऐसे इनका भी अलग अलग बटा हुआ है। किसी का क्लैरिटी नाम है, किसी का आईडी रैक नाम है, तो किसी का ILO नाम है। तो सेम ही यही रहेगा। बीएमसी में अगर हम बैकअप एंड कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा आता है। तो आप इसकी जो आपकी बीएमसी जो आपने करंट टाइम पे जो कॉन्फ़िगर कर रखी है, अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हो तो आप इजिली कर पाओगे। बैकअप को आपको रिस्टोर करना है तो आप यहीं से सारा कुछ कर पाओगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है लाइसेंस का पार्ट। उसके बाद आपके पास मिलेगा नेटवर्क। तो नेटवर्क में आप स्टैटिक भी यूज कर सकते हो और डायनेमिक भी यूज कर सकते हो। ये वाला नेटवर्क बीएमसी के लिए है। और उसके बाद ओएस का नेटवर्क 2 लैन कार्ड डेडिकेटेड वो अलग होती हैं, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ बीएमसी का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑन ऑफ करने के लिए कई सारे मिल जाएंगे कि आपको बेच पे चलाना है, HTTP पे चलाना है, SSH ऑन करना है, ये सब सारा इसी में मिल जाएगा आपको। तो ये आप इजिली देख लेना। उसके बाद मिल जाएगा सिक्योरिटी की, कौन इसको एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता, आपको सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ इजिली कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप यूजर बना सकते हो और यहाँ पे LDAP को आप इसमें इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास यूजर नहीं है तो आप यूजर बना के किसी को दे सकते हो, और ये पूरा लॉग्स होगा कि किसने कब इसको एक्सेस किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कॉल टू होम का। तो ये सपोर्ट के लिए होता है बेसिकली, इसमें कोई भी फीचर नहीं मिलता। तो जो हमारे पास हार्डवेयर होता है सर्वर के लिए
वो बिल्कुल ही लोकल पीसी के अलग होता है, क्योंकि आप इसमें बीएमसी से ही सारा कंट्रोल कर सकते हो बिना सर्वर के पास जाए। आपको कोई भी ओएस इंस्टॉल करना है, कुछ भी अगर उसका पार्ट काम नहीं कर रहा तो आपको यहीं पे सारा पता चल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम इसका सीपीयू निकाल लेंगे या फिर इसका रैम निकाल लेंगे तो ये चलेगा नहीं, तो ये ऐसा नहीं होता, ये अलग ही पार्ट है। तो बीएमसी सर्वर में होता ही इसलिए है क्योंकि आप इसको पूरा पूरा कंट्रोल कर सको। अगर इसमें आप कुछ भी निकाल लेते हो, बेसिकली पावर आनी चाहिए। अगर आप इसकी पूरी रैम निकाल लेते हो, पूरा आप इसका फैन निकाल लेते हो, स्टोरेज निकाल लेते हो, तो ये चलता रहेगा। ये बीएमसी है, ये कंट्रोल करता है सर्वर को। तो सर्वर के बीएमसी में आपको इतना ही सारा कुछ मिलता है। और ये इस सीरीज की पहले वीडियो है कि जो हमारे सर्वर का हार्डवेयर होता है वो कैसा होता है, बीएमसी क्या होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं, रेड क्या होता है, तो ये सब इस वीडियो का पार्ट था। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाली सीरीज में हम सीखेंगे कि हम विंडोज सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डोमेन कैसे बनाना है, ग्रुप पॉलिसीज को कैसे यूज करते हैं, और भी डोमेन के जो भी फीचर्स होंगे, सर्वर के जो भी फीचर्स होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।